Good evening friends, this is K. Vikrant and today we are going to learn electric dipole moment. इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें नॉलेज मॉलिक्यूलर लेवल पे होना चाहिए, यानी एटम मॉलिक्यूल वगैरह का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्चुअली होता क्या है, आपको दो चार्ज जिनको कुछ दूरी पर रखा जाता है आपको, और चार्ज जो होता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन अपोजिट होता है। अगर ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू होगा। दोनों के बीच के दूरी को आप जो भी लेना है ले लीजिए। एक्चुअली में 2D लिया जाता है। आप बोलोगे कि 2D क्यों लिए, D ही सिर्फ क्यों नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल D भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए 2D अगर लिया है तो इसके पीछे कारण है, वो आपको पता चलेगा, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये बातें है ना। तो एक्चुअली में आपको डाइपोल यही है, ठीक है, यानी दो बराबर मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का चार्ज कुछ दूरी पर अपीयर हो जाए तब दोनों मिलकर क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं कि आपको Na प्लस Cl माइनस, तो एक्चुअली में आपको ये दोनों मिलकर भी एक डाइपोल बना रहे हैं, ये भी डाइपोल है। आप पढ़ते हो इस तरीके से OH प्लस O माइनस, तो यहां भी ये दोनों डाइपोल बना रहे हैं, दो डाइपोल है, एक H प्लस O माइनस का, एक H प्लस O माइनस का। O पे दो माइनस होता है ना, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में डाइपोल किसे कहते हैं, डाइपोल कहते हैं बाबू कि आपको अगर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का चार्ज कुछ दूरी पर है तो दोनों मिलाकर आपको डाइपोल बनेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे, है ना। तो आप चाहें तो डाइपोल का डिफिनेशन लिख सकते हैं। डाइपोल किसे कहते हैं, आपको एक्चुअली ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट साइन। साइन क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा, है ना। प्लेस्ड, एक सेकेंड, प्लेस्ड वर्ड यूज नहीं कीजिए, उससे अच्छा रहेगा अरेंज एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट साइन अरेंज एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको दो ऐसे चार्ज जो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो और अपोजिट साइन का हो, अगर बहुत छोटे दूरी पे उनको रखा गया, अरेंज किया गया है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो डाइपोल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पर हमें पढ़ना होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक। डाइपोल समझ रहे हैं। अब
अब यहीं पर पढ़ना होता है एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली इसे हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one dipole charge and length of dipole। यानी कि इस तरीके से कि आपको ऐसे लिया गया था -q + q, तो डाइपोल जो हो जाएगा यानी p वेक्टर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या था 2d, डाइपोल का लेंथ मैंने 2d लिया था, तो डाइपोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2dq, यानी इस चीज को आप कह सकते हैं 2qd, यानी डाइपोल जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली डाइपोल का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, यानी डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2qd, ठीक। मैंने कहा कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली p इज डाइपोल मोमेंट, है ना। मैंने कहा कि डाइपोल मोमेंट p क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन डाइपोल चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। आपको देखिए तो डाइपोल चार्ज है ना -q + q, तो इनका मैग्नीट्यूड किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो q ही है किसी एक का मैग्नीट्यूड, है ना। और डाइपोल का लेंथ क्या है 2d, तो 2qd यानी 2dq। आ रही बात समझ में। तो एक्चुअली में ये आपको डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या है, तो आपको डाइपोल का कंबाइंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपको जो भी होता है उसे ही हम आपको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इतना ही पढ़ें, आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। आपके जो सिलेबस में है +2 में वही पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो ये बात, अब इसमें कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए। ये तो पता चल ही गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट आपसे पूछा जाए तो एसआई यूनिट इसका जो होगा देखिए तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा कूलम इनटू मीटर, और कूलम इनटू मीटर जो है इसी को बोलते हैं डीबे। इसको क्या बोलते हैं, डीबे, डीबे बोलते हैं, यानी 1 डीबे। कभी सवाल पूछ दिया जा सकता है कि ये साइड यूनिट क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, तो डीबे होता है। 1 डीबे बराबर 1 सेंटीमीटर बोले सॉरी 1 कूलम इनटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। तो ये बातें आपको ये साइड यूनिट क्या होता है एक्चुअली डीबे, ठीक है। देखो भाई, अब है इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आपको इसका जो डायरेक्शन होता है
डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है ना। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पे हमने ऐसे डाइपोल लिया था, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा ऐसे माइनस से प्लस की ओर, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट पढ़ना होता है तो वहां पे आपको डायरेक्शन पढ़ाया है कि प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज होता है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो आपको बहुत जल्द आप समझ जाओ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो भी आप पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ये ऐसे। ठीक, चलिए ओके, तो ये हमने डाइपोल मोमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। असाइनमेंट क्या होता है, डी बेस है ना, डायरेक्शन कैसा होता है, ये होता है। ठीक है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। चलिए भाई, तो ये बात हमने देखा, समझा, जाना। आप ये भी जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, किया ही जाएगा, सकता नहीं, जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब ऐसा है कि आपको कुछ सवाल दिया जाए इस तरीके से, यहां पर एक चार्ज लिया गया माइनस क्यू, यहां पे एक चार्ज लिया गया माइनस क्यू, और यहां पे चार्ज है +2q। एक्चुअली q बराबर जो है वो दे दिया गया, यानी q का मैग्नीट्यूड प्लस में हो माइनस में हो, दे दिया गया है। वो क्या ले, जो लेना है ले लो। चलो 4 कूलम। ठीक, आपसे पूछा गया कि फाइंड डाइपोल मोमेंट, आपसे पूछा गया फाइंड, आपको P नेट, यानी आपको P नेट पूछा गया है, यानी डाइपोल मोमेंट टोटल। ठीक, तो हम कर लेंगे, कोई भारी बात नहीं है। देखिए यहां पर दो डाइपोल बनेगा क्या, एक डाइपोल जो बनेगा वो एक्चुअली -q, और यहाँ पे 2+q है ना, तो +q इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या। देखिए तो इस चीज को +2q को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, +q, कोई दिक्कत है क्या। तो एक डाइपोल बन गया ऐसा, और एक डाइपोल कैसा, ये ऐसा, दो डाइपोल हो गया, हुआ कि नहीं, दो डाइपोल हो गया। अच्छा, डाइपोल का लेंथ वगैरह नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं, वो भी दे देते हैं। ठीक है, मानिए कि ये क्या लेते हैं 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। ठीक, चलिए आपको दिया गया कि 4 मीटर है दोनों लेंथ की लंबाई। ठीक है, तो एक डाइपोल ऐसे बन गया -q +q, एक +q -q ऐसे बन गया, दो डाइपोल बन गया यहाँ पर। तो दो डाइपोल बन गया, तो दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल दीजिए। डाइपोल मोमेंट तो पता है ही, एक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो जाएगा इस वाले के चलते माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। ये अगर इसको मानते हैं P1, एक देखिए माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इधर हो जाएगा, इसको मान लो P2। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, जो भी होगा रिजल्टेंट ऐसा ही होगा, P नेट कहो या PR कहो, एक ही बात है, रिजल्टेंट। अब देखो P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट बराबर, यानी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर
दूरी इंटू एक चार्ज, तो दूरी क्या है 4 मीटर है और चार्ज कितना है 4 कूलाम है सभी पे, है ना। देखो ना भाई Q बराबर 4 कूलाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको तुम बोल सकते 2Q बराबर, तो मार खाओगे, 8 कूलाम नहीं होगा, 4 + 4, ठीक है। तो ये इंटू 4 कूलाम। देखो तो P1 भी यही होगा, देखिए, और P2 भी यही होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड यही होगा, इतना बराबर P1 और P2। तो सोचो P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो P नेट निकाल दीजिए भाई, क्या हो जाएगा जी। अरे जानते तो हो फॉर्मूला आप लोग, नहीं, ये P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90 डिग्री, देखो ना दोनों 90 डिग्री पर है कि नहीं है। जब है तो सॉल्व कर लीजिए, इंडेक्स बना लो इधर। देखो P1 P2 दोनों बराबर है 16 कूलम पर 16 कूलम इंटू मीटर, या तो 16 मीटर इंटू कूलम लिख सकते हैं, जो लिखना है लिखिए भाई। तो P नेट का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्या, cos 90 0 होता है कि नहीं, 0 बना देगा पूरे टर्म को, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16√2 हो जाएगा। अरे भाई 16 कॉमन कर लीजिए ना, 16 का स्क्वायर ही कॉमन कर लीजिए, पूरा 16 का स्क्वायर कॉमन करो तो यहाँ भी 1 मिल जाएगा, यहाँ भी 1 मिल जाएगा, और ऐसे भी तुमको ज्यादा ही है तो सॉल्व करके देख लेना। तो ये 16√2 आया क्या, नेट डाइपोल मोमेंट। अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन तो ऐसे ही आप बता दीजिएगा, दोनों बराबर है, P1 P2 दोनों बराबर है, तो ये क्या एकदम से बीचों बीच से जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बीचों बीच से जाएगा तो 45 डिग्री इसके साथ भी बनाएगा और 45 इसके साथ भी बनाएगा, दोनों के साथ 45 जिसके साथ डायरेक्शन लिखना है लिख दे, ठीक। तो ये बातें ठीक है जी। चलो अब कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट से, देखिए ठीक है जी, देखो कभी इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, सभी साइड सेम है, 2 मीटर 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ठीक है। चार्ज दिया गया बाय द वे, यहां पर क्या दिया गया +4 कूलाम, यहां पे -2 कूलाम, और यहां पे भी दिया गया -2 कूलाम। अब पूछा जाए कि इसका आप डाइपोल मोमेंट बताइए, तो नहीं बता देंगे क्या, बिल्कुल बता देंगे। देखिए 2 डाइपोल बन जाएगा, एक डाइपोल बनेगा आपको ऐसे, है ना, +4 कूलाम है तो +2 कूलाम +2 कूलाम, 2 भाग में इसको तोड़िए, तो +2 कूलाम -2 कूलाम एक ऐसे बनाएगा और एक ऐसे बनाएगा, 2 डाइपोल बनेगा कि नहीं, 2 डाइपोल बन जाएगा। तो एक डाइपोल ऐसा -4 से +4 की ओर ऐसा होगा ना, और दूसरा ऐसा, देखो ना भाई 2 डाइपोल बनेगा एक ऐसा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा -4 से +4 की ओर, ये ऐसा, और एक डाइपोल ऐसा बनेगा, इसका डायरेक्शन क्या -4 से +4 की ओर, ये ऐसा, वही तो लिखे हैं।
तो ये P1 और ये P2, दोनों के बीच का एंगल भी आपको पता है, नहीं पता है क्या? बताओ। अरे 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये ऐसा अब निकाल लो। आपको यहां भी P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि डाइपोल का लेंथ भी सेम है, चार्ज भी सेम है ना? तो आपको एक्चुअली P1 का मैग्नीट्यूड बराबर P2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। वो हो जाएगा कितना? 2 मीटर इंटू 2 कूलाम। 2 मीटर इंटू 2 कूलाम बराबर 4 मीटर इंटू कूलाम। अब रिजल्टेंट निकाल दीजिए, 60 डिग्री पर है तो P नेट एक्चुअली ऐसे कैसे भी होगा P नेट, यानी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को ही नेट भी कहा जाता है। ठीक, तो निकाल दो भाई। ये हो जाएगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। निकाल दीजिए, 4 आया है ना, तो 4 का स्क्वायर, P1 पे यहाँ पे क्या लिखोगे? 4, तो 16, फिर 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हाफ। हाफ लिखना है, रूट में लिख दे रहे हैं, बच्चा सब कर जाएगा। चलिए ऐसा, तो क्या आ गया? 16 प्लस 16 प्लस 16 48। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 3 बराबर 4 रूट 3 क्या? मीटर इंटू कूलम यूनिट। डायरेक्शन पूछे तो बता दोगे। देखो ना भाई, P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये जो नेट है क्या एकदम से बीचों बीच जाएगा? बराबर मैग्नीट्यूड आता तो क्या एकदम से बीचों बीच जाता है? तो टोटल एंगल 60 डिग्री, तो बीचों बीच जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री लिख देना। इसी के साथ मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात। अगर इसी को IJK के फॉर्म में भी लिखना रहे तो इसको IJK के फॉर्म में भी इस चीज को लिख सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। ये ऐसे, इसके साथ एंगल है 30 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेना। तो एक कंपोनेंट इसका तो ये ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। कंपोनेंट ब्रेक करने आता है ना? अरे भाई, एक्स कंपोनेंट क्या होता है? एक्स कंपोनेंट हो जाएगा P नेट cos थीटा I और Y कंपोनेंट P नेट sin थीटा J। ठीक है, चलिए ओके। तो ऐसा सवाल मिले तो आप बिल्कुल आसानी से कर लिया कीजिए। अब मानिए एक सवाल ऐसा दिया गया है, वो ये कि एक सेमी सर्कुलर नहीं, क्वार्टर सर्कुलर आर्क लिया गया। ये क्या है? क्वार्टर सर्कुलर है ना? देखो ना, सर्कल का 1/4 भाग है कि नहीं? ठीक है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और कितना? प्लस Q। ठीक है, और यहां पे चार्ज रखा गया है -Q, जो एकदम से बस इस पॉइंट पे रखा गया है, और इस पूरे आर्क पे चार्ज Q है टोटल, उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया है ना? यानी यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्मली चार्ज स्प्रेड किया गया है, छींटा गया है, जो कि टोटल क्या है? Q है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, तो पूछा गया फाइंड डाइपोल मोमेंट। फाइंड डाइपोल मोमेंट, तो निकाल देंगे। देखो, अब तुम ये सोच रहे होगे, बाय द वे रेडियस R दिया गया, इसका R है रेडियस,
रेडियस क्या है r। तो आप सोच रहे हो कि सर बिल्कुल आसान है, निकाल देंगे कि हर पॉइंट से दूरी तो r ही है इसका, इस चार्ज का, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, और चार्ज बराबर है ही माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये q इंटू आर कर देते हैं, यही डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। जैसे पोटेंशियल में करते थे, गलत हो जाएगा बाबू। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी है। हर पॉइंट पर, यहां पर वाला पॉइंट जो इसके साथ डाइपोल बनाएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। यहां पर वाले का कैसा होगा, ऐसा। यहां पर वाले का ऐसा, यहां पर वाले का ऐसा, यहां पर वाले का ऐसा। सभी पॉइंट का इस कर्व पे जो अलग अलग पॉइंट है, इस पॉइंट का, 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 सबका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग होगा ना। जैसे मानो ठीक है, मानिए कि ये जो चार्ज था Q, इसको हम ब्रेक कर चुके थे, बहुत पार्ट में ब्रेक कर चुके थे। मान लीजिए कि इसको Q1 यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, यहाँ पे Q5, ऐसे इसको भी ब्रेक कर चुके थे, वैसे ही Q1, Q2, Q4, Q5 में। तो एक डाइपोल मेरा बना ऐसा, तो देखिए तो इस डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा है ना बाबू, एक डाइपोल बना ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा है, एक ऐसा बनेगा, इसका ऐसा है, एक ऐसा, इसका ऐसा है, एक ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये वेक्टर है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं। तो पोटेंशियल की तरह तो इसे हम नहीं कर सकते, ठीक। तो पोटेंशियल की तरह नहीं कर सकते, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को देख रहे हो ना, सबका अलग अलग डायरेक्शन है। तो पोटेंशियल के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते कि आपको बस दूरी पता है, चार्ज पता है तो सॉल्व कर दिए। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से सॉल्व होगा, आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो मान लीजिए कि यही एक स्मॉल एलिमेंट हम लिए जो कि डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा था, है ना। जैसे देखो ना, एक कर्व का एक टुकड़ा लोगे तो वो दोनों रेडियस को मिलाकर एंगल फॉर्म करता है ना, वो एंगल क्या है, डी थीटा है। जो मान लीजिए एक्स एक्सिस इसके साथ एंगल बना रहा था थीटा, ये वाला आर्क का ये एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, लोअर एलिमेंट कितना एंगल बना रहा था, थीटा। ठीक समझ रहे हैं ना। अरे भाई आर्क लेते हैं भैया आप, तो आर्क कुछ एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है, तो ये आर्क जो एंगल बनाया वो क्या है, डी थीटा है। ठीक है, आर्क बनाता है ना सेंटर के साथ, आर्क का दोनों रेडियस मिलके एंगल। चलिए तब तो आप लिखते हैं कि थीटा बराबर एल बाई आर। तो यहाँ पे बाय द वे ये वाला एलिमेंट क्या ले लें, डीएल ले लें। चलो डीएल है और ये डी थीटा है और रेडियस तो आर है ही, तो आप यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं कि डीएल बराबर क्या लिख सकते हैं, या तो चलो डी थीटा बराबर ही लिखो ना भाई कि डी थीटा बराबर डीएल बाई आर। चलो ये बात ऐसा, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसका डाइपोल मोमेंट, इस पार्ट का डाइपोल मोमेंट आप निकालिए, इसको भी, इस माइनस क्यू को भी तोड़ लेंगे वैसे ही, जैसे इसको अनंत भाग में तोड़ देंगे, प्लस क्यू को माइनस क्यू को भी वैसे ही अनंत भाग में तोड़ देंगे। ठीक है, तो वो आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई देखो, तो आप जो इसका डाइपोल मोमेंट निकालिएगा, ठीक, इस पे पहले चार्ज निकालिए कि डीएल पे चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज क्यू है, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा, यानी कि चार्ज डेंसिटी यानी लेमडा, चार्ज इन 1 यूनिट लेंथ, तो ये क्या इसका टोटल क्या हो जाएगा, लंबाई। आपको सरकमफेरेंस का 1/4, सर्कल का 1/4 ही है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली में
चार्ज बाई 2πr/4। समझ में आ रहा है? अरे भाई आप निकालिएगा ना, पहले चार्ज डेंसिटी निकालिएगा ना, 1 यूनिट लंबाई में चार्ज, तब ना डीएल में डीएल लंबाई में कितना चार्ज होगा निकालिएगा। चलो तो ऐसा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2q/πr। तो इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज इन डीएल, चार्ज इन डीएल, ठीक है, ये डी थीटा है, डी क्यू मत समझ लेना। तो चार्ज इन डीएल और ये क्यू है, क्यू को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलो तो चार्ज इन डीएल हमसे कहा गया, तो डीएल में कितना चार्ज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू डीएल, चार्ज इन 1 यूनिट लेंथ इनटू डीएल, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, तो वो हो जाएगा 2q/πr इंटू डीएल। देखिए डीएल बराबर क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इंटू आर लिख सकते हैं क्या बाबू, आर डी थीटा। देखो ये q है, ये थीटा है, दोनों को एक नहीं समझिएगा। चलिए ये ऐसा, ये आ गया एक्चुअली मेरा चार्ज, तब डाइपोल क्या हो जाएगा, डाइपोल बराबर होता है एक्चुअली में सर आपको चार्ज इंटू लेंथ, तो 2q/r, ये r से r खत्म कर दो ना, क्यों लेकर ढो रहे हैं दोनों को, 2q/, डी थीटा, एक्चुअली ये क्या, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच का दूरी क्या है, r है, r है। चलिए ये चीज, तो ये तो आपने डाइपोल जो निकाला, इसका डायरेक्शन कैसा होगा बाबू, देखो तो ये ऐसा है ना, आपको माइनस चार्ज से प्लस चार्ज ही हो, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो ये आप डीएल के चलते निकालें, अब पूरा के चलते निकालना होगा ना, तो पूरा के चलते भी निकाल लेंगे, तो पूरा के चलते निकालेंगे तो सोचिए ये एलिमेंट इधर में यहाँ हो सकता है मैक्स, ये अरे इसको डीएल को ज्यादा से ज्यादा इधर में कहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, तो ये वैल्यू थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ लोगे तो 0, और डीएल को ऊपर में ऐसे घुमाकर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, सोचो ये ऐसे यहाँ चला आएगा, अरे देखो ना भाई ये घूमकर ये ऐसे चला आएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो अपर लिमिट 90 डिग्री, लोअर लिमिट 0 डिग्री सर। तो देखिए तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पहले ये देखो कि इसका डायरेक्शन एक्चुअली में कैसे, ये ऐसे है, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लें क्या, तो इसका कंपोनेंट आई जे के फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2q/, डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा आई, है ना, प्लस 2q/π डी थीटा इंटू आर इंटू साइन थीटा जे। समझ में आया? देखिए इसको, इसका डायरेक्शन ऐसा था ना, तो उसको हम क्या किए, कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, चलो भाई। तो अब P टोटल लेना है, तो P टोटल यानी P नेट इस पूरे के चलते, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इस चीज को, तो इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इंटीग्रेट करके ये इंटीग्रेशन अपर लिमिट 90 डिग्री, लोअर लिमिट 0 डिग्री, 2q/π
आर कॉस थीटा आई डी थीटा प्लस, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना भाई। देखो ना पूरा क्या है, p बराबर पूरा क्या है, इतना प्लस इतना। चलो तो पाई बाई 2 0 2q बाई पाई आर साइन थीटा जे 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 क्या है, जे कैप सब लिख दिए। 2q बाई पाई आर साइन थीटा जे कैप डी थीटा रह गया है डी थीटा। अब कर लीजिए इंटीग्रेट, कर लीजिए ना सर, तो करिएगा इंटीग्रेट तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, 2q बाई पाई बाहर और r भी, तो 2q r पाई बाहर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 कॉस थीटा, और i क्या है, बस डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। i क्या है जी, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, इसका कोई मतलब, अरे i कैप का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, i डायरेक्शन दिखा रहा है बस। चलो ठीक, इसमें भी कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें भी कॉमन कर लेंगे, तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दें क्या, पाई बाई 2 0, देखो यहीं पे हमने ले लिया है, यहीं पे ब्रैकेट ले लिया ये ऐसे, तो दोनों में कॉमन हो गया, इसमें और इसमें दोनों में, तो क्या हो गया, ये बच जाएगा भाई साइन थीटा डी थीटा जे। चल ऐसा, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो बताइए क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो जी, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ये कांस्टेंट टर्म को आप ऐसे ही रखिए 2qr बाई पाई, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा है ना, साइन थीटा पाई बाई 2 और 0 प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है ना, पाई बाई 2 और ये 0 ऐसा जी। तो अब कर लीजिए भाई इंटीग्रेट, तो कर दिया, अब लिमिट पुट कर लो, लिमिट पुट कर लोगे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, पी नेट, ये सब बड़ा आसान चीज है, आपको समझने के लिए इतना टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं सिर्फ, बाई पाई है ना, पाई साइन पाई बाई 2 1 और साइन 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सिर्फ, तो ये 1, और इसका डायरेक्शन भी लिख दीजिए भाई, इसका डायरेक्शन क्या है, आई है, आई कैप है, और ये क्या है, जे कैप है, ठीक है ना, आई। चलिए प्लस इसमें आइए कॉस माइनस कॉस पाई बाई 2, तो ऐसे ही 0 होना है, अरे देखो ना, माइनस कॉस 90 डिग्री, सब तुम लोग हो कारीगर आदमी, माइनस कॉस माइनस और एक और माइनस कॉस 0 डिग्री, एक और माइनस क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस लिमिट वाला, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला, तो पी नेट बराबर हो जाएगा 2qr बाई पाई, ये आई, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 होना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो जे है ना भाई, ये क्या है, जे डायरेक्शन वाला है ना, क्या हो जाएगा i प्लस जे, 2qr बाई पाई आई कैप प्लस जे कैप, आई बात समझ में। चलिए तो इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट का सवाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल,
ठीक है जी, काफी सिंपल टॉपिक है ये। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले पढ़िए, पहला इसमें पढ़िए कि इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of dipole, डाइपोल के एक्सिस पे, इसको इंडॉन पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है, कई जगह पे इसको इंड ऑन पोजीशन लिखा हुआ रहता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलो तो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, आप ऐसा कीजिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो चार्ज ऐसा लिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू लिया सर। डाइपोल का लेंथ 2d और डाइपोल के दम सेंटर से, दम से बीचों बीच से ये कोई दूरी है x, यहां पर पॉइंट है P नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, A लेते हैं, A। ठीक है, इस पॉइंट A पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि आप पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। एक्चुअली ये डेरिवेशन है, ये कोई भी एक्सिस पे किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। देखो, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं क्या आप? एक डाइपोल लिया गया जिसका लेंथ 2d था, एक चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे। डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट लिया गया था एक्सिस के लॉन्ग में ही, पॉइंट ए। उसी पॉइंट ए पर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो निकाल दीजिए ना भाई, जैसे जैसे आप जानते हैं, एक बार इस चार्ज के चलते निकाल दो, एक बार इस चार्ज के चलते निकाल दो भाई। चलो चलिए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के वजह से इज, अगर मानते हैं इसको कि ये इवन वेक्टर है, इवन है, तो क्या हो जाएगा? बराबर 1 बाय, या तो k लिखे अभी, k भी तो इसी को कहते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को है ना k, और ये क्या है? q बाई r स्क्वायर, यानी दूरी, यानी यहां से इस पॉइंट की दूरी। तो यहां से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगा बताइए? यहां से यहां तक x है, और ये इतना क्या है? d है। अरे टोटल 2d है, तो ये आधा ही है ना, d ही है ना। तो ये दो देखो, एकदम माइनस क्यू से पॉइंट ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? इतना को कैसे निकाल सकते हैं? x दिया गया है इतना, देखो तो ये x और इतना d, तो x प्लस d, तो x प्लस d का स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छा बात। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तुम लोग एग्जाम में ऐसे ऐसे करके नहीं लिख देना, ठीक है, मार्क्स काट देगा। और ई भी ऐसे नहीं लिखना, तो प्योर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज, मानिए ये है E2, क्या है ये? E2 वेक्टर है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ। देखो तो इससे ये दूरी क्या है, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो देखो, ये पूरा यहां से यहां तक x है, ये यहां से यहां तक d है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस डी का
होल स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए हमसे पूछा जाएगा कि ई नेट, पूछा क्या जाएगा, हमको निकालना ही है ई नेट, और आप क्या लिखिएगा, E1 प्लस E2। अब दोनों का डायरेक्शन देखिए कैसा होगा, ये निगेटिव चार्ज है तो इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये ऐसा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के चलते टुवर्ड द चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे फ्रॉम चार्ज, इधर। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा और E2 का डायरेक्शन जो हो जाएगा, सॉरी E1 लिए इसके चलते निगेटिव चार्ज के चलते जी ना, तो एक्चुअली में E1 का डायरेक्शन ऐसा, निगेटिव चार्ज के चलते क्या, टुवर्ड द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के चलते अवे फ्रॉम चार्ज, ये E2 का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है, एक इधर एक इधर है, तो इसका सम कैसे निकलेगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिए। अरे दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाता तो उसका जोड़ कैसे करते हो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात और डायरेक्शन किधर हो जाएगा उसका, ई नेट का बड़ा वाला की तरफ होगा, जो बचेगा उसी की तरफ झंडा, उसी का झंडा लहरेगा ना कि जीत गए जीत गए। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा ई नेट एक्चुअली आपका अभी इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड देखिए, अब देखो तो ये दोनों में बड़ा कौन है, E1 और E2 में, के ऊपर तो सेम है, नीचे में इसमें x प्लस डी है, इसमें x माइनस डी है, तो x माइनस डी छोटा है ना भाई, तो ये छोटा है, अगर नीचे वाला टर्म छोटा और ऊपर वाला टर्म दोनों का बराबर, तो जिसका नीचे वाला टर्म छोटा वो बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो E2 है, E2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो E नेट बराबर E2 का मैग्नीट्यूड माइनस E1 का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बराबर देखो जी, के क्यू, ओके, x माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन कर ले क्या, दोनों में है के क्यू कॉमन, तो 1/x माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा जी, देखिए ध्यान दीजिए, देखो भाई, तो ऐसा लिखा हमने, तो ऐसा लिखा, तो देखिए अब कर लीजिए, के क्यू तो मेरा कॉमन है ही, और वो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी का होल स्क्वायर, और नीचे में एलसीएम x माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, क्या आ जाएगा। अब बोला कि सर अब बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा कहाँ है, अरे नहीं है, x माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी, एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस डी, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं होगा का होल स्क्वायर। बोलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है समझाते हैं।
चलो देखो ध्यान दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xd, है ना, देखिए xd माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या माइनस 2xd होगा, तो इधर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x डी। अब नीचे आ जाओ, नीचे जैसे देखो, नीचे ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी लिख सकते हैं। देखिए ना ऐसे, x माइनस डी इंटू एक्स माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो देखिए, तो ये दोनों मिल के और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, देखो ये दोनों मिलकर तो बनाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसको ऐसा नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वही तो हम कह रहे थे, ठीक है, वही तो लिखने कह रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए ऐसा, ऊपर में देखिए तो कट जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास बच गया उसको लिख देते हैं, टू एक्स डी 4xd हो जाएगा क्या, पी नेट बराबर के क्यू इंटू 4xd अपॉन, ये देखो तो ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो x है ये आपको x एक्चुअली में d से काफी बड़ा होगा, क्योंकि डाइपोल काफी छोटा होता है ना। आपको ये जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्चुअली में आपको x इज हाईली ग्रेटर देन d, आपको x जो है वो d से काफी बड़ा होगा, डाइपोल काफी छोटा होगा, और वो जो दूरी है x वो काफी बड़ा होगा ना, ठीक है, किसी पॉइंट पे लिया जा सकता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इस पूरे को एक्स स्क्वायर जब करेंगे आप सर, तो चलो क्या मिलेगा, के क्यू 4xd और इतना वाला एक्स स्क्वायर में x4 एक x से एक x कट जाएगा, तो ई नेट बराबर आ गया के क्यू 4d अपॉन एक्स क्यू, ऐसा आ गया मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या था इसका, नेट डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन वही होगा ना जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन था, E2 बड़ा था। अब बोलेगा सर आप क्या बोल रहे हैं, अरे भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकाल रहे हो, दोनों क्या है एंटी पैरेलल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अरे जो बड़ा होगा वो बड़ा कौन था, E2 था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 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 इधर, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या था, इधर ही था। देखो ना भाई, दो चार्ज लिया था, एक ऐसा एक ऐसा, तो प्लस की इधर माइनस की उधर लिया था ना, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर ही था ना, डाइपोल मोमेंट भी तो इधर ही था। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये चीज, अब देखो भाई ध्यान दो, ये जो है 4kqd
इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई नेट बराबर के इंटू टू क्यू डी अपॉन एक्स क्यूब। 2qd क्या है, p है, डाइपोल मोमेंट है ये। 2qd इज द p डाइपोल मोमेंट। देखो ना भाई, एक माइनस क्यू लिए थे, एक प्लस क्यू लिए थे, दूरी 2d लिए थे, तो ये जो मेरा डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन इधर ही होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2qd होगा, 2qd। तो ई नेट बराबर के और ये क्या, P का मैग्नीट्यूड फिलहाल लीजिए सर बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल की ओर ही होगा, ई नेट का, है ना। अरे भाई ई नेट भी उधर ही है ना, E2 की ओर, डाइपोल भी उधर ही है। तो ई नेट, डायरेक्ट ई नेट बराबर हम लिख सकते हैं, हटा दीजिए इस पर से भी, 2k p x क्यूब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी पॉइंट पे होता है वो होता है 2k p, एक्चुअली व्हाट इज k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और p इज द डाइपोल मोमेंट बाय x क्यूब। व्हाट इज x क्यूब, x क्यूब क्या है, x क्यूब आपको एक्चुअली में x आप दूरी लेते थे, इधर कोई पॉइंट लेते थे जो आपको डाइपोल के सेंटर से x दूरी पर होता था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको एक्सिस पे, एक्चुअली में आपको एक्सिस पे, है ना, डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऐसा होता है, ठीक। चलिए, अच्छी बात, 2kp x क्यूब, है ना जी। तो ये बात, ये तो एक्सिस पे हो गया जी। अब बाय द वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इसको साइड वाइज पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। यानी आप डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है सर, एक्चुअली में कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मान लीजिए कोई चार्ज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये दूरी यानी डाइपोल का लेंथ 2d, सेंटर से, एकदम से डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x लेंथ पे कोई एक पॉइंट लिया a, यहीं पे कह रहा है क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकाल दो भाई, क्या भारी बात है ये, कोई भारी बात है क्या, एक बार इस चार्ज के चलते, एक बार इस चार्ज के चलते, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालिएगा ऐसे, दूरी तो यही होगा ना, तो इसके चलते निगेटिव चार्ज डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन, अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, और इस चार्ज के वजह से पॉइंट ए है,
इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा सर ऐसा ही, देखिए तो ये प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज ऐसा, इसको मान लीजिए E2 और इसको मान लीजिए E1। सोचो अगर यहां पर एंगल थीटा, यहां भी एंगल थीटा, देखो ना दोनों एक ही टाइप का ट्रायंगल है ना, यहां से यहां तक D, यहां से यहां तक D, और ये वाला साइड तो कॉमन है ही, तो ये वाला साइड ऑटोमेटिक ही सेम होना है दोनों तरफ। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड ये हो जाएगा एक्चुअली x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक, चलिए तो ऐसा है सर जी, तो जो एक्सिस ये है वही ये है, अगर यहाँ थीटा था यहाँ थीटा था तो क्या ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा क्या, समझ रहे हैं? देखो ना भाई, ये लाइन इस यहाँ पे थीटा बना रहा था तो ये लाइन यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, ये यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा फॉर्म करेगा। ठीक, चलिए तो ये चीज, अब इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसी फिगर को बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगा, ठीक है ना? चलो ऐसे, थीटा और थीटा, ये था E1, तो इसका देखिए तो E1 को कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, तो E1 का दो कंपोनेंट होगा क्या? अरे होगा सर, दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा E1 sin थीटा, और देखो ये क्या था, E2 था, ये E2 था ना, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इधर थीटा बना रहा है तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर E2 sin थीटा। देखो तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्या, बोलोगे ऐसे कैसे? अरे बिल्कुल कर देगा भाई, क्योंकि आपको E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जी, सेम आएगा। तुम बोलो कैसे? अरे देखो ना, दोनों ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है, दूरी सेम हो गया, चार्ज सेम है, ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है दोनों का, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू भी दोनों में सेम है, आर स्क्वायर भी सेम है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो E1 है वो, और इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ये वो, दोनों सेम होगा सर, मैग्नीट्यूड दोनों का बिल्कुल सेम होगा, तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, हम कह सकते हैं ना कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल, क्योंकि एक ऊपर है एक क्या है नीचे है, दोनों को जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इधर 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 E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, चलिए तो E नेट जो हो गया वो हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। डायरेक्शन देखिए तो किधर है, इधर है, माइनस आई की ओर, माइनस आई की ओर है डायरेक्शन, तो ई नेट बराबर लिख दो भाई, क्या हो जाएगा सर, देख लो, E1 प्लस E2 और ये क्या cos थीटा होगा जी, cos थीटा। ठीक, चलिए तो अब आपको पता है कि E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, बराबर E एज्यूम कर लें, बराबर E मान लें, एज्यूम, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2E लिख दें, 2E cos थीटा डायरेक्शन माइनस आई, कोई दिक्कत है, बोलिए, नहीं है तो आगे देखो, देखो भाई, तो ये ऐसा, जब ऐसा तो एक फिगर हमको रहने देना चाहिए था,
खैर कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ठीक ठाक। चलिए, ये था मेरा x, ये था d, ये था x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब वहां पे पुट कर दो, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। चलिए, इंटू कॉस थीटा। देखिए तो इसमें कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, माइनस आई, है ना। एक्चुअली सॉरी, ये मैग्नीट्यूड जब लिया था तो हमें माइनस आई नहीं लगाना था, और अगर माइनस आई लगा दिया है तो मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, मॉडुलस हटा देना है। अरे मॉडुलस जब लेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना भाई, हम तो यहाँ डायरेक्शन माइनस आई भी लिख दिए, तो मॉडुलस क्यों लेना, ठीक है। चलो, अब देखो सॉल्व कीजिए इस चीज को, तो ये हो जाएगा 2k, या तो ऐसे लिखो ना इसको, k इंटू 2qd। अरे भाई ये तो p जैसा लग रहा है 2qd, और ये क्या आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2। वाह क्या बात। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन क्या है, माइनस आई है, इसको गला में टांगे रहो, माइनस आई। चलो देखो भाई, ध्यान दो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में आ गए। जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया जा रहा था तो उस समय तुम लोग बच्चे थे, अब बड़े हो गए, है ना। चलिए, तो ई नेट बराबर क्या आ गया, ये P है तो K इंटू पी वेक्टर इंटू माइनस आई डायरेक्शन, और ये देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्चुअली हमने कहा था कि जो D होता है वो x से क्या होता है, बहुत छोटा होता है सर। तो जब बहुत छोटा होता है तो इस चीज को आप लिख सकते हैं ना कि एक्चुअली में x इज हाईली ग्रेटर देन d, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, तो डी सॉरी एक्स बड़ा है ना जी, तो एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख दीजिएगा, अरे भाई एक्स बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 खत्म। तो सर आया ई नेट बराबर के पी माइनस आई, और ये आ गया एक्स क्यूब। तो ये एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट कैसा था इसमें, देखिए तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट इधर था, आई की तरफ था, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, माइनस आई की तरफ था। तो ये बताता है कि एक्चुअली में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट। अब सोचो, चार्ज हम एक्स एक्सिस पे लिए थे तब ना, अगर वाई एक्सिस पे चार्ज लेते तो डाइपोल मोमेंट अगर जे की ओर होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जे की ओर, ठीक है। तो ये बात बस यही कहता है कि आपको सर एक्चुअली में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के माइनस पी, यानी डाइपोल मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन लेना है बाई एक्स क्यूब, दैट्स 8, ठीक है। चलिए, तो ये आपको आ गया, डायरेक्शन सहित लिए इसलिए माइनस पी लगाए। अब कितना लोग सोच रहे हैं सर आप गलत बता रहे हैं, किताब में तो के पी बाई एक्स क्यूब दिया गया है। अरे गधे, वो मैग्नीट्यूड लिखा है सिर्फ के, हम भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्यों माइनस लिखेंगे, माइनस डायरेक्शन के लिए लिखा गया है ना, क्योंकि माइनस आई था, तो ये बता रहा है कि मेरा पी था आई की ओर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस आई की ओर,
तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं के माइनस पी। आई बात समझ में? चलिए हम क्या मैग्नीट्यूड नहीं लिखे हैं, हम पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड माइनस नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस रहता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो हम लिखेंगे के पी बाई एक्स क्यूब, ठीक है। चलो ठीक है ना। अब कैसा कैसा गाना गा देता है लोग, ठीक है नहीं ठीक है ना। अब बताओ है ना, हम लोग कहते हैं किसी बात पे कहते हैं कि ठीक है, अब इस पर लोग गाना गा दे रहा है। चलिए देखिए, अब बार बार क्या बोलेंगे ठीक है। अब ये हो गया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया डाइपोल के चलते एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब अगर किसी जनरल पॉइंट पे कहा जाए, बोलो ये जनरल पॉइंट क्या है? अरे भाई एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर छोड़ा के और भी कोई जगह होगा कि नहीं होगा, उसी को जनरल पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो वो बिल्कुल आसानी से निकाल लोगे, हम लोग बहुत आसानी से उसको निकाल लेंगे सर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द जनरल पॉइंट, किसी एक जनरल पॉइंट पे, किसी एक आम बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डाइपोल का, है ना। देखो कोई एक डाइपोल ऐसा लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज 2d था ये, और इसके सेंटर से आपको r दूरी पर और डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था थीटा। एक पॉइंट था A, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो ये बेचारा अब ना तो एक्सियल पॉइंट है, ना ही एक्सिस पे है, ना ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। अब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकाल लेंगे, कौन सा भारी बात है, निकाल लो भाई। तो देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो डाइपोल है, डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या हम उसे उसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं क्या डाइपोल मोमेंट का? अब देखो ना भाई, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो डाइपोल मोमेंट का हम दो कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एक इधर एकदम से इस वाले लाइन के अलोंग में, अगर यहाँ पे O ले लीजिए पॉइंट O, एक अलोंग OA और एक परपेंडिकुलर टू OA। बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, हमारे समझ से बाहर जा रहा है। ये है डाइपोल, इसका कंपोनेंट नहीं ड्रॉ कर सकते इस डाइपोल का। ये क्या है एक्चुअली? P है। देखो ये क्या है? ठीक था ओ। एक्चुअली देखिए तो प्लस चार्ज की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये ऐसा एक्चुअली देखिए डाइपोल मोमेंट है ना, ये ऐसा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा ही है ना। देखो तो P डायरेक्शन ऐसा ही होगा, और ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है OA के साथ। तो इसका हम, मैं ये कह रहा हूं कि कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एक अलोंग OP और एक आपको परपेंडिकुलर टू OP, ऐसे
ये परपेंडिकुलर ओपी का नहीं लग रहा है ना? हाँ अब लग रहा है। ठीक है, आपको एक इसका कंपोनेंट ओपी की ओर और एक ओपी के परपेंडिकुलर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये देखिए ओपी के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, इस देखो तो, अरे देखो ना, पी इसके साथ एंगल बना रहा है तो इधर पी कॉस थीटा, और इसके सीधा परपेंडिकुलर इधर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट का आपने दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना कोई भारी बात नहीं है क्या बताओ? नहीं है भाई। देखो ना, इसी चीज को ऐसे लिखो, ए ओ, आपने डाइपोल का दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लिया। एक इधर है डाइपोल आपका जो है P cos थीटा, और एक डाइपोल आपका इधर है जो है P sin थीटा, है कि नहीं? अब इस पॉइंट पे चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो निकाल नहीं देंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले डाइपोल के लिए हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा इस वाले डाइपोल के लिए, एक्सिस के लॉन्ग में, और इस वाले डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले डाइपोल के, देखो डाइपोल एकदम ऐसा रहेगा, तो इस वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये पॉइंट, और इस वाले डाइपोल के लिए क्या है, एक्सिस पे एकदम है। देखो डाइपोल भी इधर, पॉइंट भी इधर, और ओ है यहाँ पे, ओ से ही दूरी आर लिया गया है, तो इस पॉइंट का दूरी क्या है, आर, इस पॉइंट से, ओ से। जरा सा ऐसा करो, अगर समझने में दिक्कत है तो लो ना भाई डाइपोल, और ऐसे कर लो, लो अब खुश हो। चलो, ये डाइपोल का सेंटर है, हाँ चलो सेंटर है वो, है ना? डाइपोल का एक्चुअली हमने दो कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट का ड्रॉ कर लिया, इधर है P cos थीटा और इधर है P sin थीटा। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट क्या है, एकदम से इसके एक्सिस पे ही है, और इस वाले डाइपोल के लिए P sin थीटा जिसका डाइपोल मोमेंट है, उस डाइपोल के लिए एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो निकाल दिया दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चलते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और जोड़ दीजिए यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते आएगा, किसके चलते, इसके चलते, वो आएगा कैसा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा बाबू, इसको E1 कह रहे हैं अभी, E1 उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2kp, और एक्चुअली में P के जगह पे देखो ये क्या है, P cos थीटा है, डाइपोल मोमेंट क्या है, P नहीं है ना, P cos थीटा है। अरे भाई ये वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा है ना। चलिए, तो 2kp cos थीटा, और दूरी क्या है, r है, तो r क्यूब लिखते थे ना, 2kp/x3, x क्या था, दूरी था डाइपोल के सेंटर से, देखो ना डाइपोल के सेंटर से r दूरी दिया गया है। इसके लिए इस वाले डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, kp/x3 होता था। तो यहाँ पे p की जगह पे क्या है, p sin थीटा, देखो ना भाई इधर वाला डाइपोल मोमेंट क्या है, p sin थीटा है ना, तो क्या आ जाएगा, kp sin थीटा बाई दूरी क्या है, x3 की जगह पे क्या आ जाएगा, r3, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट इधर है, तो वो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था उसका डायरेक्शन कैसा था, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट था ना, डाइपोल मोमेंट इधर होता था तो उसका डायरेक्शन उधर हो जाता था। ये एक्चुअली में E2, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा kp sin थीटा बाई r क्यूब,
चलिए ये ऐसा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2 आया E1 E2, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल देंगे क्या? बिल्कुल निकाल देंगे सर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा? ई नेट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर डायरेक्ट। अब प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री लिखने का कोई फायदा है? और देखो ना दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो लिखोगे भी प्लस 2E1 E2 cos 90, तो कोई फायदा है? cos 90 जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इधर वाला टर्म है जीरो हो जाएगा, 2E1 E2 cos 90, ये टर्म ऐसे भी जीरो हो जाएगा, तो हटाइए इसको, लिखना जरूरी है ऐसा। जब ऐसा लिखोगे सर जी तो अब वैल्यू पुट कीजिए, ई नेट का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, क्या है? एक है, देखिए तो एक्चुअली में E1 है 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा बाई आर क्यू का स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा, देखो ना ये क्या है? kp साइन थीटा बाई आर क्यू का स्क्वायर। चलिए ऐसा, जब ऐसा है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई एक बात बताइए, kp बाई आर क्यू कॉमन है क्या? कॉमन कर लें, kp बाई आर क्यू, देखिए इसका स्क्वायर कर लो, ये कॉमन है क्या? देखिए तो kp बाई आर क्यू इसमें भी है, kp बाई आर क्यू उसमें भी, देखो ना kp बाई आर क्यू कॉमन कर लीजिए, तो kp बाई आर क्यू कॉमन कर लिया। स्क्वायर क्यों चढ़ाया? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, तो वह स्क्वायर k पे भी चढ़ेगा, p पे भी चढ़ेगा, आर क्यू पे भी चढ़ेगा ना, इतना तो समझते हो। तो kp बाई आर क्यू को हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बच जाएगा इसमें? 2p cos थीटा, 2p cos थीटा का स्क्वायर प्लस उसमें क्या बच जाएगा? p sin थीटा का स्क्वायर। लो भाई इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए इसको बाहर निकाल दें, ये kp बाई आर क्यू बाहर निकल जाएगा सीधा, kp बाई आर क्यू बाहर निकल गया है ना, बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। kp बाई आर क्यू, और जरा देखो बाबू यहाँ पर एक्चुअली 4p स्क्वायर कॉस थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 3p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ना इसको ऐसा नहीं लिख सकते, अरे 3 + 1 4 प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर 1 हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो kp बाई आर क्यू इंटू 3p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यही क्या है? जनरल फॉर्मूला है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बाबू, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा kp 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आर क्यू। यही किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में आपको होगा। ठीक है,
किसी डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे तो यही होगा। देखो ना भाई, आप पुट करके देख लीजिए, देखिए यही था ना एक्चुअली में, आपको ऐसा ही था। तो आप जरा सोचो, डाई एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे इधर पे कोई पॉइंट लेते तो थीटा और 0 डिग्री, थीटा और 0 डिग्री यहाँ पे रख के देखो, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 + 3 4, ये क्या आ जाएगा 2kp/r³। तो एक्सियल पॉइंट पे 2kp/r³ तो आया था। तुम बोलोगे सर x³ आया था, बहुत मारेंगे। अरे भाई x³r³ एक ही बात है ना, लेने के ऊपर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देख लो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ऐसे, तो थीटा और 90 डिग्री लोगे, रखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा पूरा टर्म 0, तो क्या बच जाएगा kp/r³। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वही तो आता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही आता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसका मैग्नीट्यूड है ना। अगर उसका डायरेक्शन पूछे तो क्या करेंगे बताइए। अगर डायरेक्शन पूछे तो क्या करेंगे, तो ई नेट देखो जो भी होगा ऐसे ही होगा ना। देखो ना E1 ऐसे था, E2 ऐसे था, तो ई नेट मेरा जो भी होगा वो ऐसे ही होगा। तो इसका डायरेक्शन निकालना है तो बिल्कुल निकाल देंगे। मानिए कि ये एंगल अल्फा ऐसा ही था एक्स एक्सिस ना, देखो ना एक्स एक्सिस ऐसा ही था ना जी। अरे भाई यही था ना, यहाँ पे बना रहा था थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्शन निकाल लीजिए, तो निकाल लेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, ई नेट का हो जाएगा ई नेट मैक्स थीटा प्लस अल्फा विद एक्स एक्सिस। अब देखो ना भाई, एक्स एक्सिस के साथ ये E1 बना रहा है थीटा, ई नेट E1 के साथ अल्फा बना रहा है, तो इसका टोटल एंगल क्या हो गया एक्स एक्सिस से, ये वाला टोटल एंगल, ये अल्फा और ये थीटा, अल्फा प्लस थीटा, चलिए यानी थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा तो निकाल ही सकते हैं ना, tan अल्फा निकालिए इसमें tan अल्फा। अरे भाई E1 E2 और ये ऐसे यहाँ पे एंगल अल्फा, तो ऐसे डाल दो ना, बना दो ना इसको ट्रायंगल। अब देखो, या तो यहाँ पे नहीं डालोगे तो यहीं से डाल दो, ऐसे ही डाल दो, ठीक है। अरे भाई एंगल निकालने के लिए हम पढ़ाए हैं ना वेक्टर में 11th में, tan अल्फा या cos अल्फा कुछ भी निकालेंगे तो tan अल्फा ही निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है tan अल्फा, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो मानो ना कि अगर अभी इसको x एक्सिस मानिएगा तो ये क्या है y एक्सिस, तो ये tan अल्फा और क्या हो जाएगा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा सर kp sin थीटा y/r³ बाई 2kp cos थीटा बाई r³ ने r³ को मार दिया, kp गया, sin थीटा रहेगा। तो tan अल्फा बराबर जो मेरा बचा वो क्या बचा, ऊपर में sin थीटा नीचे में 2 cos थीटा, तो क्या आ जाएगा 2, एक्चुअली ऊपर में sin थीटा है ना और नीचे में है आपको ये, तो एक्चुअली मेरा जो बच जाएगा वो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2। चलो 2 लिखने के चक्कर में बहुत रहते हैं। चलिए क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 2 है ना, tan अल्फा और tan थीटा बाई 2, यानी ये वाला जो थीटा रहेगा उसका क्या tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 से आप थीटा निकाल लेना, अल्फा निकाल लेना, और थीटा तो आपको पता ही रहेगा। तो यही हो जाएगा डायरेक्शन tan अल्फा और tan थीटा बाई 2। ओके चलिए ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, ठीक है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और उसके बाद में डाइपोल इन
इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डाल देंगे तो क्या होगा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में डालेंगे तो क्या होगा। इस पे कुछ सवाल भी करेंगे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह